हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा, जो हमने बोर्ड परीक्षा से संबंधित सीरीज शुरू की हुई है उसमें हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं आज, जो है चैप्टर नंबर 7 या इसको वीडियो नंबर 7 भी कह सकते हैं आप, सरल परिपथ एवं किरचॉफ के नियम। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, हमारी 2 यूनिट इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस यूनिट में बेटा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो जो सबसे अधिक आता है वो है विभवमापी का। विभवमापी की संरचना, इसका सिद्धांत, इसकी कार्यविधि, इसकी सुग्राह्यता, ये इसमें मुख्य बिंदु हैं जिस पे क्वेश्चन आ जाता है। और जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो संरचना पूछ ली, उसमें सिद्धांत और कार्यविधि पूछ ली, मान लो, या सुग्राह्यता पूछ ली, तो इन्हीं में से घूम फिर का क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद है विभवमापी के अनुप्रयोग, मतलब इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं विभवमापी को। तो 2 अनुप्रयोग, 2 एप्लीकेशन इसके हैं। एक है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, और दूसरा है 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना करना। ईएमएफ कहते हैं बेटा विद्युत वाहक बल को कहते हैं ईएमएफ। तो इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इसमें से मोस्टली ये वाला जो एप्लीकेशन है, देखो वैसे तुम्हारे जो कोर्स है तुम्हारे कोर्स में ये दोनों एक्सपेरिमेंट है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना करना, ये और साथ में ये पूछ लेता है कि इसकी सुग्राह्यता हम कैसे बढ़ाएंगे। तो ये एक पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, या इसकी सुग्राह्यता से क्या समझते हैं। या इसमें एक और पूछता है इसके साथ में कि भाई ये विभवमापी से कैसे, विभवमापी जो है वो वोल्ट मीटर से कैसे श्रेष्ठ है, इसको भी पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विभवमापी वोल्ट मीटर से कैसे श्रेष्ठ है। तो विभवमापी में कुल मिला के ये इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, और थ्योरी में इसका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो इसी में से मोस्टली आता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है विभवमापी की सहायता से ज्ञात करना, ये इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। किसी विभवमापी की सहायता से, विभवमापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इस पे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। ये मोस्टली इसमें घूम फिर के आते रहते हैं। जब इसका आप तैयार करोगे इसको, ये प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा, तो ये दोनों जो है इसमें इसके एप्लीकेशन है, दोनों प्रैक्टिकल है हमारे कोर्स में। तो बहुत सिंपल है, कुछ खास बात इसमें नहीं है, चित्र भी बहुत सिंपल है इसके। तो ये हो गया विभवमापी के बारे में सब कुछ। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, संरचना, सिद्धांत, सुग्राह्यता वगैरह के बारे में, या फिर इसके किसी एक एप्लीकेशन को पूछ लेता है। अब और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, क्योंकि वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज नापना, या सेल का ईएमएफ नापना, या सेल का वोल्टेज नापना, या फिर ईएमएफ नापना, और विभवमापी भी यही काम करता है। तो ये इससे श्रेष्ठ कैसे है, तो ये जो है इसमें थ्योरी में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है किसी सेल का ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है, इसका सूत्र क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। इसको ई से लिखते हैं बेटे। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें, ये लघु उत्तरीय बता रहा हूँ इधर में, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है किसी सेल का
टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर, इसको वी से लिखते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसमें जो ये 2 नंबर में आते हैं अक्सर करके दोनों क्वेश्चन, और इनमें जो संबंध है किसी सेल के लिए ई में, वी में, आई में, स्मॉल आर में और कैपिटल आर में जो संबंध है ये इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे बुक में, ये देखो इस तरह से फॉर्मूले में मिलेंगे, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ स्मॉल आर है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर होता है सेल का, कैपिटल आर होता है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध, आई होती है सेल से दी गई धारा, V होता है टर्मिनल विभवांतर, ई होता है विद्युत वाहक बल। तो ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र का प्रूफ जो है 3 नंबर में आता है और इस सूत्र से जो है न्यूमेरिकल भी बहुत सारे मिलते हैं। इसी सूत्र से आधारित, इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। और भी सूत्र इसमें बन जाते हैं, कई सारे सूत्र इसमें हैं। एक ये है ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, एक ये सूत्र है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपॉन वी माइनस 1। तो ये जो है, ये जो संबंध वाले क्वेश्चन है, इन 5 में संबंध, ये हमारे 1, 2 और 3 फॉर्मूले हैं जिनका प्रूफ हमें करना है। अगर इसका प्रूफ तुम कर लेते हो तो बाकी 2 ओम के नियम की सहायता से इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आराम से प्रूफ हो जाते हैं, बुक में दिए हुए हैं। तो ये हो गया हमारा इधर के टॉपिक। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय इसमें अब जो क्वेश्चन है वो बचे नहीं हैं, न्यूमेरिकल हैं, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। न्यूमेरिकल कभी विस्तृत उत्तरीय में नहीं पूछा जाता है। न्यूमेरिकल अगर विस्तृत उत्तरीय में आता है तो 2 आएंगे, 1 नहीं आएगा। मतलब जैसे मान लो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर में न्यूमेरिकल आ गए तो 2 पार्ट में देगा न्यूमेरिकल को। जैसे पहले भाग में 2 नंबर का पूछ लिया, दूसरे भाग में 3 नंबर का, तो 2 न्यूमेरिकल अगर इकट्ठे पूछ रहा है तो 5 नंबर के होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही न्यूमेरिकल 5 नंबर में पूछ ले। चलो जी आगे बात करते हैं इसके, ये संबंध हो गए। इससे बाद बेटे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के 2 नियम है, एक को बोलते हैं KCL, एक को बोलते हैं KVL। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा संबंधित नियम, या इसको किरचॉफ का संधि का नियम भी कहते हैं। और दूसरा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बंद परिपथ का नियम भी इसको कहते हैं, सॉरी बंद पाश का नियम, इसको बंद पाश का नियम भी कहते हैं। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KCL किरचॉफ करंट लॉ। और इसमें एक चीज़ पूछ लेता है कि ये कौन सी राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है और ये किस राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान देंगे, ये ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है और ये आवेश के। तो जब इसको तैयार करेंगे तो ये 2 बात जरूर याद रखेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ये प्रथम नियम है, ये द्वितीय नियम है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है धारा का या संधि का जो नियम है वो आवेश के संरक्षण को प्रदर्शित करता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। और ये नियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, 3 नंबर में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और इन पे जो आंकिक प्रश्न बनते हैं वो बहुत सारे हैं, खासकर इस पे बंद पास का जो नियम होता है इस पे अंक के क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे। एनसीईआरटी तुम देखोगे तो उसमें आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है बेटे व्हीटस्टोन सेतु। मैं एक बात बच्चों को समझाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ कि हमारी बुक में जो भी साइंटिस्ट के नेम से जो हेडिंग होते हैं मोस्टली इम्पोर्टेंट ही होते हैं, ऐसा कोई हेडिंग नहीं है जो साइंटिस्ट के नाम से होगा और वो पूछा नहीं गया होगा कभी। तो वैज्ञानिक के नाम पे जैसे व्हीटस्टोन सेतु है तो ये अपने आप में अलग इम्पोर्टेंस रखता है। और व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसकी क्या संरचना है, क्या इसका सिद्धांत है, और भाई इसमें सेतु संतुलन की अवस्था होती है, एक सेतु संतुलन की अवस्था, इसको प्रूफ करना और इस पे न्यूमेरिकल, इसका सेतु संतुलन की अवस्था को प्रूफ करना और इस पे न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात बता दूं मैं कि बेटे व्हीटस्टोन सेतु को रियल में जो है कहीं एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलता हमें, ये मतलब ऐसा नहीं है कि लैब में तुम्हें लिख रखा हुआ मिल जाएगा कि ये रखा है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो प्रायोगिक
उपकरण है, जो प्रायोगिक उपकरण इस पर काम करता है, उसका नाम होता है मीटर सेतु। तो ये भी अपने आप में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, मीटर सेतु, या इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। तो मीटर सेतु क्या है बेटा? ये एक तरह से व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करने वाला प्रायोगिक यंत्र है। मतलब हमें अगर व्हीटस्टोन सेतु की संरचना, व्हीटस्टोन सेतु का अगर कार्य देखना है तो वो मीटर सेतु है एक तरह से। मतलब रियल में कहीं पे भी हमें व्हीटस्टोन सेतु कहीं रखा नहीं मिलेगा, किसी लैब में या कहीं पे भी। तो मीटर सेतु ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे बनता है, और ये मान लो आप 3 नंबर में आएगा कम से कम, और इस पे ही न्यूमेरिकल भी आता है। तो मोस्टली तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हमने कवर ना किया हो। एक छोटा सा पॉइंट इसमें है, वैसे देखो बुक में तो बहुत सारा दे रखा है, लेकिन ये पेपर में मोस्टली आता नहीं है। न्यूमेरिकल इस पे आते हैं। न्यूमेरिकल तुम लोगों ने पहले देख ही लिए। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तुम्हें करने हैं तो बेटा ये जो है ना, दोनों नियम तुम्हें पता होने चाहिए। तुम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। और मीटर सेतु के जो न्यूमेरिकल है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से होंगे, सेतु संतुलन की अवस्था से। तो बात कर लेते हैं इसमें जो लास्ट है वो है सेलों का संयोजन। तो भाई 2 तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो जो सेलों का संयोजन है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, इस पे जो आंकिक प्रश्न है, अगर आप पे तैयारी करने के बाद समय बचेगा तो कर लेना, नहीं तो इसको तुम छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है ये, ठीक है। इसको जो बाकी के इसके पॉइंट उनको जरूर तैयार करना है। तो इस प्रकार जो हमारी जो छठी वीडियो है वो यहीं तक है। इसके बाद हम कल इसमें आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे जो यूनिट नंबर 3 से होगी। यूनिट नंबर 2 तक हमने करा दी है, टोटल हमें 9 यूनिट कवर करनी है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।